संभवतः आपको इससे बहुत ऊब महसूस हुई होगी। व्रोंस्की ने चुहलपन की यह गेंद, जो कारेनिना ने उसकी ओर फेंकी थी, फौरन रोकते हुए कहा। किंतु वह स्पष्टतः इसी अंदाज में बातचीत जारी नहीं रखना चाहता थी और इसलिए बूढ़ी काउंटेस से बोली, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे तो पता भी नहीं चला कि कल का दिन कैसे बीत गया। नमस्ते काउंटेस। नमस्ते मेरी प्यारी, काउंटेस ने जवाब दिया। अपना ये प्यारा सा मुखड़ा तो चूमने दीजिए। बड़ी बूढ़ी के नाते साफ साफ कहती हूँ कि मुझे तो आपसे प्यार हो गया है। ये वाक्य चाहे औपचारिक ही था, कारेनिना ने स्पष्टतः इस पर सच्चे दिल से विश्वास कर लिया और खुश हुई। उसके चेहरे पर लाज की लाली दौड़ गई। वह थोड़ा झुकी, अपना चेहरा काउंटेस के होठों के निकट ले गई, फिर से सीधी हुई और उसी मुस्कान के साथ, जो होठों और आंखों के बीच थिरक रही थी, उसने व्रोंस्की की ओर हाथ बढ़ा दिया। व्रोंस्की ने अपनी ओर बढ़े हुए छोटे से हाथ से हाथ मिलाया और कारेनिना ने जिस उत्साह, जोर तथा साहस के साथ उससे हाथ मिलाया, उससे उसे एक विशेष प्रकार की खुशी हुई। वह अपने खासे गदराए शरीर के बावजूद आश्चर्यचकित करने वाली फुर्ती और हल्की चाल से बाहर चली गई। बड़ी प्यारी है, बुढ़िया ने कहा। उसका बेटा भी यही सोच रहा था। कारेनिना की मोहिनी आकृति आंखों से ओझल होने तक वह उसी पर नजर टिकाए रहा और मुस्कान उसके चेहरे पर ज्यों की त्यों बनी रही। उसने खिड़की से देखा कि कैसे वह अपने भाई के पास पहुंची, उसकी बाह में अपनी बांह डाली और बड़ी जिंदादिली से उससे कुछ कहने लगी, जिसका स्पष्टतः व्रोंस्की से कोई संबंध नहीं था और यह उसे बुरा लगा। हाँ तो, मामन, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं न? उसने माँ को संबोधित करते हुए फिर से पूछा। सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अलेक्सांद्र बड़ा प्यारा है और मारिया बहुत अच्छी हो गई है। बड़ी सुंदर है वह। काउंटेस फिर से वह सब कुछ बताने लगी, जो उसके लिए सबसे ज्यादा रुचिकर था। उसने पोते के नामकरण संस्कार की, जिसके लिए विशेष रूप से पीटर्सबर्ग गई थी, तथा बड़े बेटे पर जार की खास मेहरबानी की चर्चा की। लीजिए, लाब्रेंती भी आ गया, खिड़की से बाहर देखते हुए व्रोंस्की ने कहा। अगर चाहें, तो अब हम बाहर चल सकते हैं। बूढ़े बटलर ने, जो काउंटेस के साथ पीटर्सबर्ग से आया था, डिब्बे में आकर ये बताया कि सब कुछ तैयार है और काउंटेस चलने के लिए उठी। आइए, चलें, अब खास भीड़ नहीं रही, व्रोंस्की ने कहा। नौकरानी ने थैला और कुत्ता ले लिया और बटलर तथा कुली ने बाकी सामान उठा लिया। व्रोंस्की ने माँ की बाँह थाम ली, लेकिन जब वे डिब्बे से बाहर निकल रहे थे, तो अचानक डरे सहमे चेहरों वाले कुछ लोग इनके नज़दीक से भागते हुए गुजरे। अजीब से रंग की छज्जेदार टोपी पहने हुए स्टेशन मास्टर भी भागा गया। स्पष्टतः कोई असाधारण बात हो गई थी। लोग गाड़ी से हटकर पीछे को भाग रहे थे। क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ? रेलवे लाइन पर जा गिरा, कुचला गया, नजदीक से गुजरते लोग कहते जा रहे थे। ओब्लोंस्की भी अपनी बहन की बाँह थामे हुए वापस लौट आया। उन दोनों के चेहरों पर भय अंकित था और भीड़ से बचने के लिए वे गाड़ी के डिब्बे के करीब आकर खड़े हो गए। महिलाएं डिब्बे में चली गईं और व्रोंस्की तथा ओब्लोंस्की दुर्घटना का ब्यौरा जानने के लिए लोगों के पीछे पीछे हो लिए। चौकीदार नशे में धुत था या बहुत ज्यादा ठंड के कारण मुंह सिर को लपेटे हुए था और इसलिए उसने पीछे हटती गाड़ी की आवाज नहीं सुनी और वह उसके नीचे आकर कुचला गया। व्रोंस्की और ओब्लोंस्की के लौटने से पहले ही महिलाओं ने बटलर से ये सारी तफसीलें जान ली थीं। ओब्लोंस्की और व्रोंस्की दोनों ने ही बहुत बुरी तरह कुचली गई वह लाश देखी थी। ओब्लोंस्की साफ तौर पर बहुत दुखी था। उसके माथे पर बल पड़े हुए थे, मानो रोने को तैयार था। ओह, कैसी भयानक बात हो गई है। ओह आना, अगर तुमने देखी होती वह लाश। ओह, कैसी बुरी हालत है उसकी, ओब्लोंस्की ने कहा। व्रोंस्की चुप था और उसका सुंदर चेहरा गंभीर, किंतु बिल्कुल शांत था। ओह, अगर आपने उसे देखा होता, काउंटेस, ओब्लोंस्की बोला, और उसकी बीवी भी वहाँ है। उसे देखकर तो दिल को कुछ होता है। वो उसकी लाश पर जा गिरी। कहते हैं कि बहुत बड़े परिवार का वही एक अन्नदाता था। है न ये भयानक बात? क्या उसकी बीवी की कुछ मदद नहीं की जा सकती? व्यथित फुसफुसाहट के साथ कारेनिना ने कहा। व्रोंस्की ने कारेनिना की तरफ देखा और उसी क्षण डिब्बे से बाहर चला गया।
मैं अभी आता हूँ, मामन, व्रोंस्की ने दरवाजे पर पीछे मुड़कर कहा। व्रोंस्की जब कुछ मिनट बाद लौटा तो ओब्लोंस्की काउंटेस से नई गायिका की चर्चा कर रहा था और काउंटेस अपने बेटे की प्रतीक्षा करती हुई बेचैनी से दरवाजे की तरफ देख रही थी। तो आइए अब चलें, व्रोंस्की ने डिब्बे में लौटते हुए कहा। सभी एक साथ डिब्बे से बाहर निकले। व्रोंस्की अपनी माँ के साथ आगे आगे चल रहा था और इनके पीछे कारेनिना और उसका भाई आ रहे थे। ये स्टेशन से बाहर निकल रहे थे जब स्टेशन मास्टर भागता हुआ व्रोंस्की के पास पहुंचा। आपने मेरे सहायक को 200 रूबल दिए हैं, कृपया ये बता दीजिए कि वे किसके लिए हैं। विधवा के लिए, व्रोंस्की ने कंधे झटकते हुए जवाब दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें पूछने की बात ही क्या है। आपने दिए हैं, ओब्लोंस्की ने पूछा और बहन का हाथ दबाकर इतना और जोर दिया, बहुत नेक काम किया, बहुत नेक। सच, बहुत भला आदमी है न ये। नमस्ते काउंटेस। और बहन की नौकरानी को ढूंढते हुए ये दोनों यहीं रुक गए। जब ये बाहर आए तो व्रोंस्की परिवार की बग्घी जा चुकी थी। स्टेशन से बाहर आते हुए लोग अभी भी दुर्घटना की चर्चा कर रहे थे। कैसी भयानक मौत हुई यह, नज़दीक से गुजरते हुए एक साहब ने कहा। कहते हैं कि 2 टुकड़े हो गए। मेरे ख्याल में तो ये सबसे आसान मौत थी, आन की आन में काम तमाम। दूसरे व्यक्ति ने राय जाहिर की। ये लोग सावधानी क्यों नहीं बरतते। तीसरे ने कहा। कारेनिना बग्घी में बैठ गई और ओब्लोंस्की को ये देखकर हैरानी हुई कि अन्ना के होंठ कांप रहे हैं और बड़ी मुश्किल से वह अपने आंसुओं पर काबू पा रही है। क्या बात है अन्ना, कुछ दूर जाने पर भाई ने पूछा। ये बहुत बुरा शगुन है, बहन ने जवाब दिया। कैसी बेकार की बातें कर रही हो, ओब्लोंस्की ने कहा। तुम आ गईं, यही सबसे बड़ी बात है। तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि मैं तुम पर कितनी उम्मीद लगाई हूँ। क्या बहुत अरसे से जानते हो तुम व्रोंस्की को, अन्ना ने पूछा। हाँ, जानती हो, हमें आशा है कि वो किटी से शादी कर लेगा। अच्छा, अन्ना ने धीरे से कहा। आओ, अब तुम्हारे बारे में बातचीत करें, उसने ऐसे सिर झटक कर कहा, मानो किसी फालतू और उसे परेशान करने वाली चीज को दूर खदेड़ना चाहती हो। आओ, तुम्हारे मामलों का जिक्र करें। मुझे तुम्हारा खत मिला और मैं चली आई। हाँ, तुम्ही पर सारा दारमदार है, ओब्लोंस्की ने कहा। तो तुम मुझे सब कुछ बताओ। और ओब्लोंस्की सभी कुछ बताने लगा। घर के सामने पहुंचने पर ओब्लोंस्की ने बहन को उतारा, गहरी सांस ली, उसका हाथ दबाया और उसी बग्घी में अपने दफ्तर चला गया। अन्ना करेनिना, अध्याय 19 भाग 1। अन्ना जब कमरे में दाखिल हुई तो डॉली सुनहरे बालों वाले गुदगुदे बेटे के साथ, जो अभी अपने बाप जैसा लगता था, छोटे मेहमानखाने में बैठी थी। डॉली उसे फ्रांसीसी भाषा पढ़ते हुए सुन रही थी। लड़का अपनी जैकेट पर जैसे तैसे टिके बटन को हाथ में घुमाते और तोड़ने की कोशिश करते हुए फ्रांसीसी पढ़ रहा था। माँ ने कई बार बटन से उसका हाथ हटाया, लेकिन लड़के का गुदगुदा हाथ फिर बटन पर पहुंच जाता था। माँ ने आखिर बटन तोड़कर अपनी जेब में डाल लिया। ग्रीशा, अपने हाथों को बस में रखो, डॉली ने कहा और फिर से उस कंबल को बुनने लगी, जिसे उसने बहुत समय पहले बुनना शुरू किया था और परेशानी की घड़ियों में ही बुनती थी। अब वो उंगलियों को हिलाती डुलाती और फंदों को गिनती हुई चिड़चिड़ेपन से ऐसा कर रही थी। ये सही है कि एक दिन पहले उसने पति को ये कहलवा दिया था कि उसकी बहन आएगी या नहीं आएगी, उसे इससे कोई मतलब नहीं, फिर भी उसके लिए सभी तैयारी करवा दी थी और वह बड़ी उद्विग्नता से नंद के आने की राह देख रही थी। डॉली के दुख ने उसे पूरी तरह कुचल डाला था, वह उसमें डूबी हुई थी, फिर भी वो ये नहीं भूली थी कि उसकी नंद, अन्ना, पीटर्सबर्ग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्नी और पीटर्सबर्ग की ग्रैंड डेम है। इसी कारण उसने पति से जो कहलवाया था, उसे किया नहीं, यानी यह नहीं भूली कि उसकी नंद आने वाली है। आखिर अन्ना का इसमें कोई दोष नहीं है, डॉली सोच रही थी। मैं तो उसके बारे में अच्छाई के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानती तथा मुझे तो उससे स्नेह और मैत्री भाव ही मिला है। हाँ, ये सच है कि उनके यहाँ पीटर्सबर्ग में कारेनिन परिवार के अपने हृदय पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में उसे जो कुछ भी याद था, उसके अनुसार तो उनका घर अच्छा नहीं लगा था, उनके परिवार के हर रंग ढंग में कुछ बनावट थी। लेकिन मैं किस कारण उसकी अवहेलना करूं?
बस यही चाहती हूँ कि वह मुझे दिलासा देने की कोशिश न करे। डॉली सोच रही थी, इन सभी दिलासों, उपदेशों और ईसाई धर्म की क्षमादान की बातों पर मैं हजारों बार विचार कर चुकी हूँ और ये सब बेकार हैं। इन सभी दिनों के दौरान डॉली बच्चों के साथ ही रही थी। वह अपने दुख की किसी से भी चर्चा नहीं करना चाहत थी, लेकिन दिल में ऐसे दुख का बोझ लिए हुए अन्य बातों की चर्चा करना उसके लिए संभव नहीं था। वह जानती थी कि चाहे अनचाहे वह अन्ना से सब कुछ कह देगी। उसे कभी तो इस विचार से खुशी होती कि कैसे वह उससे ये सब कुछ कहेगी और कभी उससे, पति की बहन से, अपने अपमान की चर्चा करने की आवश्यकता और उससे उपदेश तथा तसल्ली के गड़े गढ़ाए वाक्य सुनने के ख्याल से खींच भी आती। वह घड़ी पर नज़र डालते हुए किसी भी क्षण अन्ना के आने की प्रतीक्षा कर रही थी और, जैसा कि अक्सर होता है, उसी क्षण में चूक गई जब मेहमान आई, यानी उसने घंटी की आवाज़ नहीं सुनी। दरवाजे पर फॉक की सरसराहट और हल्के कदमों की आहट से उसने मुड़कर देखा और उसके व्यथित चेहरे पर अनचाहे ही खुशी के बजाय हैरानी झलक उठी। उसने उठकर नंद को गले लगाया। अरे, तुम आ भी गईं। डॉली ने उसे चूमते हुए कहा। डॉली, कितनी खुश हूं मैं तुमसे मिलकर। और मैं भी, तनिक मुस्कुराते और अन्ना के चेहरे के भाव से यह भांपते हुए कि उसे मामले की जानकारी है या नहीं, डॉली ने कहा। जरूर जानती है, अन्ना के चेहरे पर सहानुभूति का भाव देखकर डॉली ने सोचा। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में पहुंचाऊं। डॉली ने मामले के स्पष्टीकरण के क्षण को यथासंभव टालने का यत्न करते हुए अपनी बात जारी रखी। ये ग्रीशा है क्या? हे भगवान, कितना बड़ा हो गया, अन्ना ने कहा और उसे चूमा। उसकी नज़र डॉली के चेहरे पर ही जमी हुई थी। वह रुकी और लज्जारुन होते हुए बोली, नहीं, कृपया, तुम मुझे अभी कहीं भी जाने को न कहो। अन्ना ने अपना दुपट्टा और टोपी उतारी और अपने सभी ओर लहराती काले बालों की लंठें उसमें उलझ जाने पर सिर को इधर उधर हिलाते डुलाते हुए उन्हें टोपी से छुड़ाया। तुम तो सुख और स्वास्थ्य से चमचमा रही हो, डॉली ने लगभग ईर्ष्या से कहा। मैं? हाँ, अन्ना ने जवाब दिया। हे भगवान, ये तान्या है। मेरे सेर्योझा की हम उम्र, भागकर कमरे में आने वाली बालिका को संबोधित करते हुए उसने इतना और जोर दिया। अन्ना ने बालिका को गोद में लेकर चूमा। बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी बच्ची है। मुझे सभी बच्चे दिखाओ। अन्ना ने केवल उनके नाम ही नहीं लिए, बल्कि उनके जन्म के सालों, महीनों, उनके स्वभावों और इस बात का भी जिक्र किया कि उन्हें कब और कौन रोग हुआ था, और डॉली उसकी ऐसी दिलचस्पी के लिए आभारी हुए बिना न रह सकी। तो आओ, उनके कमरे में चलें, डॉली ने कहा। अफसोस की बात है कि वास्या इस वक्त सो रहा है। बच्चों से मिलने के बाद वे दोनों अकेली ही मेहमानखाने में आ बैठीं। उनके सामने कॉफी थी। अन्ना ने ट्रे को अपनी ओर खींचा, मगर फिर परे खिसका दिया। डॉली, वह बोली, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। डॉली ने रूखेपन से अन्ना की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि अब वह सहानुभूति के ढोंग भरे वाक्य कहेगी, लेकिन अन्ना ने ऐसा कुछ नहीं किया। डॉली, प्यारी डॉली, उसने कहा, मैं न तो उसकी ओर से तुम्हें कुछ कहना और न ही तसल्ली देना चाहती हूँ। ऐसा करना संभव नहीं, लेकिन मेरी प्यारी, मुझे सच्चे दिल से तुम्हारे लिए अफसोस हो रहा है। उसकी चमकीली आंखों की घनी बरौनियों के पीछे से अचानक आंसू झलक उठे। वह अपनी भाभी के निकट हो गई और अपने छोटे से मजबूत हाथ में उसका हाथ ले लिया। डॉली ने अपना हाथ छुड़ाया नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर रुखाई का भाव बना रहा। वह बोली, मुझे तसल्ली देना बेकार है। जो कुछ हुआ है, उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। इतना कहते ही उसके चेहरे के भाव में अचानक नरमी आ गई। अन्ना ने डॉली का मुरझाया हुआ और दुबला पतला हाथ ऊपर उठाया, उसे चूमा और कहा, लेकिन किया क्या जाए डॉली, किया क्या जाए? ऐसी भयानक स्थिति में आदमी क्या करे? सोचने की बात तो यही है, सब कुछ खत्म हो चुका, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, डॉली ने कहा। और तुम समझो कि सबसे बुरी बात तो यह है कि मैं उसे छोड़कर जा भी नहीं सकती। बच्चे हैं, मैं उनके साथ बंधी हुई हूँ, लेकिन उनके साथ रह नहीं सकती। मैं तो उसे देखकर ही परेशान हो उठती हूँ। मेरी प्यारी डॉली, उसने तो मुझे सब कुछ बताया है, लेकिन मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ, तुम मुझे सारी बात बताओ।
डॉली ने प्रश्नसूचक दृष्टि से अन्ना की तरफ देखा। अन्ना के चेहरे पर सच्ची सहानुभूति और स्नेह दिखाई दे रहा था। अच्छी बात है, डॉली ने अचानक कहा, लेकिन मैं शुरू से सारी बात कहूंगी। तुम तो जानती ही हो कि मेरी शादी कैसे हुई थी। मामन के पालन शिक्षण की वजह से मैं भोली भाली ही नहीं, बुद्ध भी थी। मैं कुछ नहीं जानती थी। सुनती हूँ, मैं जानती हूँ कि पति पत्नियों को शादी से पहले के अपने जीवन के बारे में बताते हैं, लेकिन स्टीवा ने उसने अपनी भूल सुधारी। स्टेपान अर्काद्यविच ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तुम विश्वास नहीं करोगी, लेकिन मैं अभी तक ऐसा सोचती थी कि मेरे सिवा और किसी औरत से उसका निकट संबंध नहीं रहा। मैं 8 साल तक ऐसे ही जीती रही। तुम इस बात को समझो कि मैं न सिर्फ बेवफाई के बारे में शक तक नहीं करती थी, बल्कि इसे असंभव मानती थी। और तुम कल्पना करो कि इस तरह के विचार रखते हुए अचानक ऐसी भयानक बात, ऐसी गंदगी का पता चले, तो तुम मुझे समझो, किसी को पूरी तरह से अपने सुख का विश्वास हो और अचानक अपनी सिसकियों पर काबू पाते हुए डॉली कहती गई, खत मिले। उसकी प्रेमिका, मेरे बच्चों की शिक्षिका के नाम लिखा हुआ उसका खत मिले। नहीं, ये तो बहुत ही भयानक बात है। उसने जल्दी से रुमाल निकाला और उससे अपना मुंह ढक लिया। मैं क्षणिक दीवानगी को भी समझ सकती हूँ। तनिक चुप रहने के बाद वह कहती गई, लेकिन सोच समझकर और चालाकी से मुझे धोखा देना। सो भी किसके फेर में पड़कर, फिर उसके साथ साथ मेरा पति भी बने रहना। बड़ी भयानक बात है ये। तुम इसे नहीं समझ सकती। ओह, समझती क्यों नहीं, समझती हूँ। समझती हूँ, मेर प्यारी डॉली, समझती हूँ, उसका हाथ दबाते हुए अन्ना से कहा। और तुम्हारे ख्याल में वह मेरी स्थिति की सारी भयानकता को समझता है? डॉली कहती गई, जरा भी नहीं। वह सुखी है, मजे में है। ओह नहीं, अन्ना ने जल्दी से उसे टोका। वह बहुत दुखी है, पश्चाताप से कुचला हुआ। वह पश्चाताप कर भी सकता है। नंद के चेहरे को बहुत गौर से देखते हुए डॉली ने उसकी बात काटी। हाँ, मैं उसे जानती हूँ। उसे देखकर मुझे बरबस दया आती थी। हम दोनों ही उसे जानती हैं। वह दयालु, किंतु गर्वीला है और अब इतना तिरस्कृत है। मुख्य बात तो वह है, जिसने मेरे दिल को सबसे ज्यादा छू लिया। यहाँ अन्ना ने उस मुख्य बात का अनुमान लगा लिया, जो डॉली के मन को छू सकती थी। 2 चीजें उसे यातना दे रही हैं कि बच्चों के सामने वह नजर ऊपर नहीं उठा सकता, और यह कि उसने तुम्हें प्यार करते हुए, हाँ, दुनिया की हर चीज से ज्यादा तुम्हें प्यार करते हुए। उसने आपत्ति करने को इच्छुक भाभी की बात जल्दी से बीच में ही काट दी। तुम्हें ऐसी चोट पहुंचाई, तुम्हारी हत्या ही कर डाली। नहीं नहीं, वो कभी माफ नहीं करेगी। वो यही रट लगाए हुए है। अपनी नंद के शब्द सुनती हुई सोच में डूबी सी डॉली कहीं दूर देख रही थी। हाँ, मैं ये समझती हूँ कि उसकी स्थिति भयानक है, उसने कहा। अगर वह ऐसा अनुभव करता है कि इस सारे दुर्भाग्य का कारण वही है, तो निरपराध की तुलना में अपराधी की हालत ज्यादा खराब है। लेकिन मैं उसे माफ कैसे करूं? कैसे मैं उस औरत के बाद उसकी बीवी रह सकती हूँ? मेरे लिए अब उसके साथ रहना एक यातना होगी, क्योंकि मैं उसके प्रति अपने अतीत के प्यार को प्यार करती हूँ। और सिसकियों से उसके शब्द अधूरे ही रह गए। लेकिन हर बार ही जब वो कुछ नर्म पड़ती, फिर से उसी चीज की चर्चा करने लगती, जिससे उसमें झल्लाहट पैदा होती थी। वह औरत तो जवान है, वह सुंदर है, डॉली कहती गई। तुम तो समझती हो न कि मेरी जवानी, मेरी सुंदरता किसकी नजर हो गई? उसकी और उसके बच्चों की। मैंने उसकी सेवा की और इस सेवा में मेरा सब कुछ चला गया, और जाहिर है कि अब उसे अधिक ताज़ा, घटिया औरत ज्यादा अच्छी लगती है। इन दोनों ने संभवतः मेरे बारे में चर्चा की होगी, या फिर इससे भी बुरा ये कि खामोश रहे होंगे। तुम समझती हो? फिर से उसकी आंखों में नफरत की चिंगारी जल उठी। और इसके बाद वह फिर से मुझे कहेगा कि, और क्या मैं यकीन कर लूंगी उस पर? कभी नहीं। नहीं, वह सब कुछ खत्म हो चुका, जो मुझे तसल्ली देता था, जो मेरे श्रम और पीड़ा का पुरस्कार था। तुम विश्वास करोगी, मैं अभी ग्रीशा को पढ़ा रही थी। पहले मुझे इससे खुशी मिलती थी, और अब ये यातना है। किस लिए मैं ये सब करती हूँ? किस लिए इतनी मुसीबत उठाती हूँ?
क्या लेना देना है मुझे बच्चों से। सबसे भयानक तो यह है कि मेरी आत्मा में आमूल परिवर्तन हो गया है और उसके लिए प्यार क्या कोमलता की जगह मेरे दिल में केवल क्रोध, हाँ, क्रोध ही रह गया है। मैंने तो उसकी हत्या कर दी होती। और मेरी प्यारी डॉली, मैं सब कुछ समझती हूँ, लेकिन तुम अपने को ऐसे यातना नहीं दो। तुम्हें इतनी ठेस लगी है, तुम इतनी ज्यादा परेशान हो कि बहुत कुछ सही रूप में नहीं देख पा रही हो। डॉली शांत हो गई और ये दोनों कोई 2 मिनट तक खामोश रहीं। क्या किया जाए, तुम सोचो, मदद करो अन्ना। मैं तो बहुत सोच चुकी हूँ और मुझे तो कुछ भी नहीं सूझता। अन्ना को भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, मगर भाभी का हर शब्द, उसके चेहरे का हर भाव उसके मन को छू रहा था। मैं एक बात कहूंगी, अन्ना ने कहना शुरू किया, मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसका स्वभाव जानती हूँ कि वह सब कुछ, हर चीज को भूल सकता है। उसने माथे की ओर संकेत किया, पूरी तरह किसी चीज में डूब सकता है, लेकिन पूरी तरह पछता भी सकता है। अब वो विश्वास ही नहीं करता, ये समझ नहीं पाता कि जो कुछ उसने किया है, वह कैसे कर पाया। नहीं, वो समझता है, तब भी समझता था। डॉली ने उसकी बात काटी। लेकिन तुम मुझे भूल जाती हो। क्या मुझ पर भारी नहीं गुजर रही है? जरा रुको, मैं तुम्हारे सामने स्वीकार करती हूँ कि जब उसने मुझसे ये चर्चा की थी, तो मैं तुम्हारी स्थिति की पूरी भयानकता को नहीं समझ पाई थी। तब सिर्फ वही मेरे सामने था और यह कि परिवार टूटने जा रहा है, मुझे उस पर तरस आया था। लेकिन तुम्हारे साथ बात करने पर मैं नारी के नाते दूसरी चीज देख रही हूँ। मैं तुम्हारी व्यथा को देख रही हूँ और कह नहीं सकती कि कितना अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारे लिए। मेरी प्यारी डॉली, मैं तुम्हारे दुख को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन एक बात मैं नहीं जानती कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कितना प्रेम बाकी है। ये केवल तुम्हें ही मालूम होगा इतना प्रेम है या नहीं कि उसे क्षमा कर सको। अगर है, तो क्षमा कर दो। नहीं, डॉली ने कहना शुरू किया, लेकिन अन्ना ने फिर से उसका हाथ चूमते हुए उसे बीच में ही टोक दिया। तुम्हारी तुलना में मैं सोसाइटी को ज्यादा अच्छी तरह जानती हूँ, अन्ना ने कहा। मैं जानती हूँ कि स्टीवा जैसे लोग इस मामले के प्रति कैसा रवैया रखते हैं। तुम कहती हो कि उसने उससे तुम्हारे बारे में बात की है। ऐसा नहीं हुआ। ऐसे लोग बेवफाई करते हैं, लेकिन अपनी गिरस्ती और बीवी इनके लिए पावन रहती हैं। उनकी दृष्टि में ऐसी नारियां तिरस्कृत ही रहती हैं और परिवार में बाधा नहीं डालती। वे परिवार और ऐसी नारियों के बीच एक रेखा सी खींचे रहते हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आती, लेकिन है ऐसा ही। हाँ, लेकिन उसने उसे चूमा तो है। डॉली, जरा रुको मेरी रानी। मैंने स्टीवा को तब भी देखा है, जब वह तुम्हारे प्रेम में दीवाना था। मुझे वह समय याद है, जब स्टीवा मेरे पास आया था और तुम्हारी चर्चा करते हुए रोता था। कैसी कविता और कितनी ऊंचाई पर थी तुम उसके लिए। मैं ये भी जानती हूँ कि जितना अधिक वह तुम्हारे साथ रहता गया, तुम उसके लिए और भी अधिक ऊंची होती गईं। कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम उस पर हंसते थे, क्योंकि वह हर शब्द के साथ डॉली अद्भुत नारी है जोड़ देता था। तुम उसके लिए हमेशा आराध्य देवी थी और अब भी हो, और यह भटकाव उसके मन की